ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आप नहीं भी बनाते तब भी कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाता है। चौथा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो, पैरामीटराइज कर सकते हो, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज कर सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो तो है ही, वो अपने आप चलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं कि उनको आपको कॉल करने के लिए एक्सप्लिसिटली डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है क्लास नेम से, ये भी सबको पता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट वही है कि आप इसको ओवरलोड भी कर सकते हो। ठीक है। तो चौथा पॉइंट, आप इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप चलेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर ये पैरामीटर्स जो है वो पास करने जा रहा हूं। ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमें पता लग गया। तो अब बात करते हैं इन इनहेरिटेंस में ये कैसे काम करता है। इनहेरिटेंस में ये काम करेगा, कहता हमें पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि वन इज द बेस क्लास एंड द सेकंड वन इज द ड्राइव्ड क्लास। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर भी होगा, कंस्ट्रक्टर इसके अंदर भी होगा। यस, दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा। तो कहता इसको मैं इस क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं। तो जब मैं इस क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूं तो ऑब्वियस है इसको मेमोरी मिल रही है। जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो इट्स ऑब्वियसली इट्स गेट्स इन मेमोरी। तो इसका कंस्ट्रक्टर बनता है। ठीक है। इसका जब कंस्ट्रक्टर बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है जी, चलेगा। तो एक पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। कहता कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, ठीक है जी, जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूटेड होगा। ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, यानी कि जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद जो है वो ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यानी कि पहले ओबीएस है, जब इसको हम आप कॉल कर रहे हैं तो ये पहले चलेगा। ठीक है, ये पहले चलेगा, उसके बाद फिर ये चलेगा। ठीक है जी। अब दूसरा जो पॉइंट है कि बाय डिफॉल्ट जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो एग्जीक्यूट होगा, दैट वुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड मैं लिख देता हूं। तो यानी कि नॉन पैरामीटराइज क्या हो गया कि आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे हमारी क्लास रेक्टेंगल थी तो उसका ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, तो कहता है ये एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट नंबर 1 कि कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, ठीक है, नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि डिफॉल्ट वाला, या आपने बनाया होगा, आपको याद होगा हमने किया था रेक्टेंगल, उसके बाद हमने लेंथ को भी 1 सेट कर दिया था एंड ब्रेथ को भी हमने 1 सेट कर दिया था। तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो ये चलेगा। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट। ओके, उसके बाद जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, ठीक है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास, ठीक है, मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। हाँ जी। तो मतलब इसका मतलब क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के साथ ही आप इसको भी कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर से आप इसको भी कॉल कर सकते हो। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इसका पूरी लाइनों का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार पूरा देखते हैं। ये मेरी एक क्लास है, बेस क्लास। ठीक है जी, ये मेरी बेस क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर एक x है वेरिएबल। ठीक है जी, उसके बाद ये पब्लिक है ना, पब्लिक, तो कंस्ट्रक्टर मेरा हमेशा पब्लिक ही रहता है। ठीक है ना। उसके बाद ये बेस क्लास की, ये कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास का, तो मैं यहां लिख देता हूं सी आउट ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ठीक है जी, ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबको पता है वो कैसा रहता है, वो ऐसा रहता है, बेस दिस वन। तो हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है ना, इसको अपनी डेफिनेशन दे दी। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट हुआ कि बाय डिफॉल्ट तो ऐसा है, लेकिन मैंने उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है,
नॉन पैरामीटराइज भी कर सकते हो, पैरामीटराइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी एक क्लास बन गई, उसके अंदर सिर्फ ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास। फिर एक मैं क्लास बना रहा हूं ड्राइव्ड क्लास, ठीक है जी, एक मैंने क्लास बनाई ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। और पब्लिकली मैं किसको हायर कर रहा हूं, बेस क्लास को मैंने हायर किया, ठीक है ना। पब्लिकली मैंने किसको हायर किया, बेस क्लास को। अब कहता है इसके अंदर भी वेरिएबल है इंट वाई, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी अपना कंस्ट्रक्टर है पब्लिक, ठीक है जी, ड्राइव्ड, ठीक है जी, ड्राइव्ड, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं सी आउट कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट, लो जी। तो ये मेरी दूसरी क्लास बन चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, इसको बंद करने से पहले एक इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, ठीक है। तो पैरामीटराइज भी बना देते हैं ड्राइव्ड, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं दे रहा हूं इंट ऑफ आई, ठीक है। तो ये मैं दे रहा हूं, यहां पे मैं सिंपल लिख रहा हूं सी आउट ऑफ ड्राइव्ड क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट, ये लो जी। अब एक बार मैं इसको रिवाइज मार रहा हूं सारे को, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे से फॉर्मेशन में नहीं लिखा गया, सो डोंट वरी, आप सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। बेस क्लास, ठीक है जी, बेस क्लास ये उसका कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है जी। इसके अंदर लिखा हुआ है आई एम द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, सिंपली जस्ट आई प्रिंटेड, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया। एक मेरा ड्राइव्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए ड्राइव्ड क्लास, ठीक है जी, ये ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिया, अब इसके अंदर लिखा है ड्राइव्ड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये देखो, ये मेरा डिफॉल्ट है जिसको मैंने ओवरराइट कर दिया, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसको मैंने जिसके अंदर सिंपली आई जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स, मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर ऑफ ए पैरामीटर ड्राइव्ड क्लास। तो ये मैंने 3 कंस्ट्रक्टर इसमें बनाए हैं। ये बेस क्लास है तो इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूं। चलो सिंपल है, अब देखते हैं। अब मैंने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इंट मेन के अंदर आता हूं, ठीक है, इंट मेन के अंदर आता हूं। तो मैंने क्या किया, बेस ऑफ बी, दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं किया। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी क्लास, बी, और जब ये चला तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आई, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि यू कैन नॉट कॉल एक्सप्लिसिटली, है ना, आपको एक्सप्लिसिटली इसको कॉल करने की जरूरत नहीं रहती, ये अपने आप चलता है। तो जैसे ही ये चला, जैसे इसका ऑब्जेक्ट बना, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आई दैट इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देते हैं, अब इसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से देखते हैं, ड्राइव्ड, ठीक है जी, ड्राइव्ड D1, तो ये मैंने D1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब जब मैंने इसको चलाया, ठीक है ना, जब मैंने इसको चलाया तो मेरे पास आउटपुट पता क्या आ रही है, तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। फिर उसके बाद क्या चला, कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, ठीक है जी, ये चला, ये चला। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए जब मैंने इसका ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सबसे पहले जो मेरी डेफिनेशन थी कि कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जो मैंने सबसे पहले लिखा था, तो वही बात हुई। तो कहता बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद कहता देन द ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर इनटू द इनहेरिटेंस, जो मैंने लिखा भी था। तो मैंने उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, कहता बाय डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड, ओके, और द बेस क्लास। तो अब अगर मैं दूसरा एक और काम करते हैं, अब मैंने क्या किया, ड्राइव्ड ऑफ D1 इसके अंदर ये पास कर दिया, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर को मैं चला रहा हूं 7, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब मेरी आउटपुट क्या आई, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, ठीक है जी, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास पैरामीटराइज्ड, ठीक है जी, क्योंकि मैंने पैरामीटराइज को कॉल किया है, मैंने दूसरे को कॉल नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब मैं ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले आपकी बेस क्लास एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है जी, बेस क्लास एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली चलता है। अगर मान के चलते इसके अंदर भी हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता, तो फिर क्या होता, तो मुझे उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता,
यस, आई कैन कॉल इट, आई विल शो यू कि आप कैसे कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो पहले हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये दो लाइनों मैंने आपको बोली, तीसरी लाइन के ऊपर मैं नहीं आया, जो मैंने सबसे पहले 2 लाइनें लिखी थी मैं सिर्फ उसको ही एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं इसका एक बार प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो सो दैट आपको पिक्चर थोड़ी सी है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फोल्डर था, चलो जी, तो इसके अंदर मैं आ रहा हूं। फर्स्ट के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, इसको सेव एज करते हैं, सेव एज कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, और सीपीपी। चलो जी, अब यहाँ पे बनाते हैं डेमो। ठीक है जी, डेमो मेरी, या आप यहाँ पे लिख लो बेस। ठीक है, रेदर देन डेमो। तो यहाँ पे भी इसको करते हैं साफ। जी, अब इसको यहाँ से भी उठाते हैं। ठीक है, ओके, सो बेस क्लास, नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इंटेक्स, ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक है। ठीक है, उसके बाद ये बेस क्लास है, बेस क्लास है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ सी आउट, इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले अपने पास ये चलेगा। ठीक है, अब मैं एक और क्लास बना रहा हूं। ठीक है, दैट इज द क्लास ड्राइव। ठीक है, जो किसको इनहेरिट कर रही है, जो इनहेरिट कर रही है पब्लिकली, किसको, बेस को। ठीक है ना, तो ये मेरी ड्राइव्ड क्लास हुई जो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कर रहा हूं इंट वाई। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। उसके बाद पब्लिक। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है जी, ड्राइव्ड क्लास। अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं इसको मैं कॉपी कर लेता हूं फॉर सेव द टाइम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, ड्राइव्ड क्लास, तो मैं ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं। ठीक है जी, मैं ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हूं। अब उसके बाद मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ड्राइव्ड क्लास का। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ड्राइव्ड क्लास का, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं int of c। ठीक है, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, आई एम पैरामीटराइज्ड। ठीक है जी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बना बेस क्लास का, ये मेरा एक ये मेरा कंस्ट्रक्टर बना बेस क्लास का, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बना ड्राइव्ड क्लास का। ठीक है, ये मेरा बना ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये बन गए मेरे 2 कंस्ट्रक्टर्स, 2 क्लासेस, 3 कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मैं बना रहा हूं बेस ऑफ बी, दैट्स इट। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वो बेस क्लास का बी ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूं cmd। ठीक है, g++ कंस्ट्रक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब देखो ऑटोमेटिकली क्या आउटपुट आएगी मेरे सामने। मेरे सामने जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूं कि मुझे इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरा सिर्फ इस कोड को चलाने का मकसद ही यही है कि आपको ये बताना। ये लो, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ठीक है जी, मैंने कहीं पे कॉल तो नहीं किया, मैंने जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं वो ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। अब जो ड्राइव्ड क्लास है वो किसको इनहेरिट कर रही है, वो आपका इनहेरिटेंस कर रही है बेस क्लास को। तो यानी कि जब मैं इसको मेमोरी दे रहा हूं, ठीक है, जब मैं इसको मेमोरी दे रहा हूं तो ये इसको मेमोरी दे रही है या इसको भी मेमोरी दे रही है। अब इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो आउटपुट आएगी आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, फिर आएगा ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कि आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, दिस वन। लो जी,
ये देखो, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। नाउ द पिक्चर इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था कि भैया बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद किसका चलता है, ड्राइव्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, जो भी है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें भी देखो कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, इसमें भी कोई नहीं हुआ। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाना, तो जब ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसमें ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। तो अब कौन सा चलेगा, आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, यानी कि जो आउटपुट आएगी वो आएगी आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास एंड आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं, कंपाइल किया। अब इसको ये देखो, आई एम ऑफ बेस क्लास, उसके बाद आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। लो जी, ये दो पॉइंट थे जो मैंने पहले डिस्कस किए थे। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब मैं कहता हूं कि बेस क्लास के अंदर भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बैठा है, ठीक है ना, बेस क्लास के अंदर भी मेरा एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बैठा है। तो अब मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना चले, कौन सा कंस्ट्रक्टर चले, बेस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं आई एम पैरामीटराइज्ड, ठीक है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ ए बेस क्लास। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो कंस्ट्रक्टर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, दूसरा कौन सा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया कि बाय डिफॉल्ट जो चलता है कि सर वो ये चलता है, ठीक है, बेस क्लास का, और ड्राइव्ड क्लास का भी बाय डिफॉल्ट तो यही चलता है। लेकिन अगर आपको दूसरा चलाना है तो आपको वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ये मैंने उसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर लिया। लेकिन अब मेरा सिनेरियो ये है कि अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, है ना, एंड आई एम द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, लेकिन मुझे ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलाना, मुझे बेस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर चलाना है, ठीक है ना, मुझे बेस क्लास का ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलाना है। यानी कि मुझे ये कंस्ट्रक्टर चलाना है और मुझे ये कंस्ट्रक्टर चलाना है, तो मैं कैसे चला पाऊंगा और वो देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि अगर आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास यू वांट टू एग्जीक्यूट, देन आपको उसको कॉल करना पड़ता है फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ बेस क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो उसको कॉल करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। ये कॉलन, ठीक है, ये शायद आपने ना देखा हो, कॉलन, ठीक है। बेस क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करना है, कहता जी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि आप देखना जो आउटपुट आएगी, आई एम पैरामीटराइज्ड बेस क्लास, आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। ये वो तरीका है, ये वो वे है, ये सिग्नेचर है, हाउ यू कैन कॉल द बेस क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये तरीका, ये ड्राइव का पैरामीटराइज्ड कॉल हुआ, और साथ में मैंने कहता ये नहीं चलाना भैया, ये नहीं चलाना, ये वाला चलाना है। तो ये वाला चलाना है, तो उसको चलाने के लिए ये वाला अपने सामने क्या है, सिग्नेचर है, ठीक है। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। एरर क्यों दे दिया, क्यों दे दिया भाई एरर, इसमें देना नहीं चाहिए एरर, ये तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। देखो कहीं क्या ये कॉलन के साथ ही तो आता है, एक मिनट, आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, ये ऐसे नहीं होता, चलना तो वो वैसे ही चाहिए है। एरर क्यों फेंक रहा है यहाँ पे, तरीका तो ये तरीका तो यही है। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ यहां पे कर दी, ठीक है। अच्छा ये लो, ये मैंने गड़बड़ कर दी यहां पे, ठीक है। ये देखो यहां पे नहीं होगा, सॉरी, यहां पे नहीं होगा, ठीक है। जो हमें इसको कॉल करना है, ठीक है, तो इसको कॉल करना है, तो कहता मैं चाहता हूं, अब ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि जब
ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है ना, ड्राइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, उस टाइम पे बेस क्लास का भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए मुझे यहां पे, ठीक है ना, ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर के ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये काम करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा कि जैसे ही मैंने ठीक है 90% दिस सिंटेक्स इज वर्क फाइन, जैसे ही मैं यहां पे आया, ठीक है, इसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और साथ ही इसने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, साथ ही इसने ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर दिया, ठीक है, यहां से सेमीकोलन हटाते हैं, ठीक है, तो साथ ही इसने कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा है, बेस क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर। देखा होगा जब हमने नीचे कॉल किया था तो यहां पे जो आउटपुट आ रही थी वो ये आ रही थी कि आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, पहले ये चला, फिर उसके बाद आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, फिर चला आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। लेकिन मुझे ये नहीं चलाना, मैं चाहता हूं सिर्फ ये चले, ठीक है, मैं चाहता हूं सिर्फ ये चले। तो ये चलने के लिए कहता है जब भी मैं ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं तो साथ ही बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसको जो करने का तरीका है वो ये उसका सिग्नेचर है, ठीक है, मैं आउटसाइड द क्लास कर रहा था तो ये उसका सिग्नेचर है। तो यानी कि अब जो वैल्यू चलेगी वो ये वाली चलेगी, ठीक है, वो ये वाली चलेगी। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये लो जी, ये देखो, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो ये नहीं चला, अब की बार ये नहीं चला, ठीक है, ये नहीं चला, ये वाला चला। क्यों, क्योंकि मैंने कॉल ये किया, कहता जब ये सिग्नेचर ये बना दिया कि भैया जब तू कॉल हो तो साथ में तू भी कॉल हो, जब तू कॉल हो तो साथ में तू भी कॉल हो, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिग्नेचर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप चाहते हो कि इस कंस्ट्रक्टर के साथ मेरा बेस क्लास का स्पेसिफिक माय ओन कंस्ट्रक्टर, मान के चलो यहां पे एक और कंस्ट्रक्टर होता है कंट्रोल सी, ठीक है, तो एक और कंस्ट्रक्टर कर रहा हूं कंट्रोल बी, ठीक है। तो ये भी दो तरह का पैरामीटर लेता है, दो लेता है, इसमें दो है, ध्यान से देखो, ठीक है। आई एम पैरामीटराइज्ड, ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूं टू कंस्ट्रक्टर, आई एम पैरामीटराइज्ड टू कंस्ट्रक्टर। अब मैं चाहता हूं कि ये चले, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो साथ में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ये वाला। तो ये वाला कॉल करना है तो आपको क्या करना है, दो पैरामीटर दे दो, ठीक है। अब चलाते हैं, अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या आता है, ये लो जी, आई एम पैरामीटराइज्ड टू कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, लो जी। तो अब कौन सा चला, ये चला। तो ये तरीका है कि आपको अगर तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना है, तो मैंने आपका जो तीसरा पॉइंट मेरा यही था कि अगर आपको इसको कॉल करना है तो आपको वो ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ ही कॉल करना पड़ेगा। तो ये सिग्नेचर है, ठीक है, ये सिग्नेचर है। तो आप कुछ इस तरह से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है और ये प्रैक्टिकली भी बड़ा यूजफुल पॉइंट है कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये ड्राइव्ड क्लास का ये कंस्ट्रक्टर हो तो साथ में मुझे ये भी करना है, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए कि सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ड्राइव का होता है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर आप ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिटली इसको कॉल करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये था कि भैया मैं बेस क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर या ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाना चाहता था, तो उसका सिग्नेचर क्या था, उसका सिग्नेचर ये है, ठीक है जी। तो आपको ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ कॉलम यूज करके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली अब ये इस पे नहीं जा रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज चलता है, लेकिन हमने उसको बता दिया कि भैया नॉन पैरामीटराइज नहीं, हमने पैरामीटराइज चलाना है। लेकिन कब चलाना है, कि जब तुझको कॉल किया जाएगा, ठीक है। जब ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटराइज को कॉल किया जाएगा तो बेस क्लास का पैरामीटराइज भी अपने आप चलेगा, ठीक है। इस केस में नहीं चलेगा, इस केस में नहीं चलेगा, ये लो, इस केस में नहीं चलेगा, होपफुली इस केस में ये नहीं चलेगा। तो मैंने सिंपल नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलाया। तो मैं चाहता हूं कि नॉन पैरामीटराइज जब कंस्ट्रक्टर चले तो बेस का भी वही चले, ड्राइव का भी वही चले। तो ड्राइव का तो मैंने बता दिया, तो बेस का भी वही बता रहा है,
ठीक है, तो ये तरीका है। अब कौन सा चलेगा, अब ये वाला पहले चलेगा, ठीक है, सॉरी ये वाला पहले चलेगा, उसके बाद ये वाला चलेगा। तो ये तरीका है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है जब भी आपने ये चीजों को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, बड़ी यूजफुल चीज है। आपको पता होना चाहिए कि विच क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो हमेशा याद रखना है कि बेस क्लास का नॉन पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर होगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम बेस क्लास को ड्राइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि सर अगर हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चले, तो हमें एक्सप्लिसिटली ड्राइव्ड क्लास के अंदर ये सिग्नेचर यूज करके बताना पड़ेगा कि यस सर, नाउ द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन यू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर। आप इसके साथ भी दे सकते हो, आप चाहते हो कि इसके साथ जो कंस्ट्रक्टर चले वो ये वाला चले, तो आपको यहां पे ये देना पड़ेगा, यहां पे आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पे ये दे। अब कौन सा चलेगा, अब जैसे ही ड्राइव्ड क्लास, अब इसका कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। अब जैसे ही ये वाला चला, इसने किसको कॉल किया, सबसे पहले ये कॉल होगा। ठीक है, तो बेस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, ड्राइव्ड क्लास का नॉर्मल कंस्ट्रक्टर चलेगा, नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं, होपफुली इसमें भी कोई एरर नहीं है। ये लो जी, ये लो, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, तो ये पूरा पिक्चर है, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काफी यूज होने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? ओके गुड, चलो जी अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ठीक है, क्योंकि ये चीजें यूज होनी है। अब आपको ये पता लग गया कि ये पहले चलेंगे, तो अब आप उसको, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर कौन सा पहले चलता है और कौन सा बाद में चलता है, और किस तरह से हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये सबको आई सपोज आती ही है, मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर दूंगा, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्या था, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, सबने देख रखी है डायग्राम, और आई सपोज सबको आती भी है। दिस वन इज अ सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, दूसरी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, कहता है ये है। ठीक है जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस ये है, ए बी एंड सी क्लास। ठीक है जी, अब उसके बाद आती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो ये भी हम देखेंगे। ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ये सी क्लास है। ठीक है जी, अब उसके बाद आती है आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो एक ही बेस क्लास है, मल्टीपल आपकी दूसरी क्लासेस होगी आपकी। ठीक है ना, बी सी डी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड के अंदर दिक्कतें भी रहती हैं कुछ। ठीक है, तो वो दिक्कतें भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लास में क्या प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे रिजोल्व करें। ठीक है, तो ये आपकी होगी हाइब्रिड। ठीक है, ये सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कैसे आप इसको याद रखोगे कि ये आप हो, ये आपके फादर है। ठीक है, ये आपके फादर है एंड ये, ओके जी, ये आप हो। ठीक है जी, ये आप हो, तो अब आपके, हाँ जी कोई नहीं, लगा लूंगा। आपके अंदर कहता है यहां से प्रॉपर्टीज भी आई हैं, प्लस आपकी अपनी प्रॉपर्टी। मान के चलो यहाँ पे 50 लाइनों का कोड है, तो ये 50 लाइनें भी आपके पास आ गई, प्लस 10 लाइनें आपकी अपनी है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन होगी आपके पास 60। तो ये है सिंगल, जिसमें एक ही बेस क्लास है, एक ही चाइल्ड क्लास है। अब अगर इसको याद रखना है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है, आप ही के सर का फोन आ रहा है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई चक्कर नहीं। हाँ हाँ, मैं हूँ ना, कर देंगे दोस्तों। क्या कन्वे करना कि 11 बजे है ना?
ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, डन डन डन, ओके, थैंक यू। हाँ जी, आप लोगों की 11 बजे प्री प्लेसमेंट टॉक है, ठीक है, प्री प्लेसमेंट टॉक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपके सर का भी मेरे पास मैसेज आया है, तो आपकी जो क्लास है वो 11 बजे आज ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको याद से कर लेना, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। तो 11 बजे तक का ही टाइम है अपने पास आज। तो ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ए क्लास है, ठीक है, एक बी क्लास है और आपके पास एक सी क्लास है। तो मतलब इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ये आपके मदर हैं, ये आपके फादर हैं, ठीक है, और ये आप हो, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास यहां से आई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास यहां से आई हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास अपनी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। तो मल्टीपल को जब भी आपने याद रखना है तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना पड़ेगा। इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, ए बी सी, ठीक है जी। तो यहां पे कैसे आप याद रखोगे कि आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, फिर उसके बाद आपके फादर एंड देन यू, ठीक है जी। तो आपके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, पहले आपके वो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज आपके फादर में आई, प्लस आपके फादर की प्रॉपर्टीज, देन आपके पास आपके अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज है, आपके पास अपनी प्रॉपर्टीज है, आपके पास अपने फादर की प्रॉपर्टीज है। तो इसको हमें याद रखना है कुछ इस तरह से, डेट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। तो ये आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है ना, ये आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके चाचा नंबर 1 है, ये आपके चाचा नंबर 2 है और ये आपके फादर है, ठीक है जी। तो आपको कुछ इस तरह से इसको याद रखना है। तो ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसी इनहेरिटेंस आगे एक्सटेंड हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो इनहेरिटेंस बनी है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं, ए, ठीक है, बी, ठीक है जी, ये वाली, इस बनाने की बजाय हम इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है ना, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। इसको आप कैसे याद रखोगे, अब इसका तो कोई फैमिली रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन आपको इसको याद रखना है कि इस तरह से अगर कोई इनहेरिटेंस हो रही है तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये पता लग गया कि ये भैया सिंगल इनहेरिटेंस है, ये भैया मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है जी, ये हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और ये हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी बन रही है, ये पहले तो बन रही है जी मल्टी लेवल, ठीक है, ये देखो मल्टी लेवल, और उसके बाद बन रही है, ये कौन सी बन रही है, मल्टीपल। यानी कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो आपका मल्टीपल और मल्टी लेवल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इनहेरिटेंस है। अब इसी को ही एक्सटेंड करना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, वो प्रॉब्लम्स को हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। वही प्रॉब्लम्स आपके क्रिटिकल क्वेश्चन है इंटरव्यू के, ठीक है जी। वर्चुअल बेस क्लास क्या है ना, उसके बाद एम्बिग्यूटी क्या है, ठीक है जी, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग, जैसे जैसे आगे और बहुत चीजें हैं, ठीक है। ऑन द स्पॉट जब मैं करवाऊंगा तो काफी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। कौन सा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा, अगर हमने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं चलाना, हमने ड्राइव का चलाना है, तो वो हम कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो वो हम सब स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल, लेकिन बेस यही है। So this one is the basic things that you have to keep remember inside your mind कि ये कैसे चलता है, कौन कौन सी इनहेरिटेंस है, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये 4-5 तरह की आपके सामने इनहेरिटेंस है। ओके, सो अब उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं क्लास, ठीक है जी, क्लास एबीसी कॉलन, ठीक है, प्राइवेट, ठीक है जी, प्राइवेट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये एक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब क्लास एबीसी कॉलन पब्लिक एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो ये पब्लिकली इनहेरिट हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद है क्लास
ए बी सी जो प्रोटेक्टिवली, ठीक है ना, वो आपको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे सिंपल लिख देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे भी लिख रहा हूं तो इसका मतलब भी क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अगर मैं प्राइवेटली लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, तो कहता है ये जो क्लास इनहेरिट हो रही है एक्स वाई जेड, ये प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है। अगर मैं पब्लिक लिख रहा हूं तो ये जो क्लास है ये पब्लिकली इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, कुछ ना लिखूं, अगर मैं प्रोटेक्टिव लिख दूं तो वो प्रोटेक्टिवली इनहेरिटेंस हो रही है। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, तीन ऐसे स्पेसिफायर्स हैं हमारे पास। अब आज हम इसके बारे में थोड़ा सा खोलेंगे। अगर मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, मैं कोई ऐसा स्पेसिफायर नहीं बता रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइवेट है। याद रखना, सी प्लस प्लस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी है दैट इज द प्राइवेट, ठीक है। आप ऐसा स्पेसिफायर नहीं भी लिखते तो वो उसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा है या प्राइवेटली उसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनको कैसे हम आगे एलेबरेट कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास जो ऐसे स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है, वो तीन है, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अगर तो मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट इनहेरिटेंस की, ठीक है ना, तो प्राइवेट इनहेरिटेंस की, तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या है, when a base class is privately inherited by derived class, ठीक है, जब मैं किसी भी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं अपनी क्लास के अंदर, जो अभी तक हमने नहीं देखा, ठीक है, हमने नॉर्मली क्या किया है, पब्लिक किया है, यानी कि अब मैं कर रहा हूं प्राइवेट, ठीक है जी, प्राइवेट ऑफ बेस क्लास, यानी कि ड्राइव्ड क्लास के अंदर जो मैंने लिखा है मैं प्राइवेटली बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, कहता है पब्लिक मेंबर ऑफ ए बेस क्लास, जो भी बेस क्लास के पब्लिक मेंबर है, समझ रहे हो ना बात, जो भी बेस क्लास के पब्लिक मेंबर है, जो भी इसके इसके जो हमारे ये वाली क्लास के पब्लिक मेंबर हैं, ये सारे पब्लिक मेंबर हैं, डेट बिकम दी प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, डेट बिकम दी प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। तो यानी कि इसके अंदर जो इसकी पब्लिक चीजें, जब मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दूंगा तो यानी कि इसकी जो पब्लिक चीजें हैं, जो जो प्राइवेट है वो तो इसकी प्राइवेट है, उसको आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो इसकी पब्लिक चीजें हैं वो यहां पे आकर के क्या बन जाएंगी, वो प्राइवेट बन जाएंगी, ठीक है जी। क्लियर है जी। तो जितने भी बेस क्लास के, ठीक है, जितने भी बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स हैं, ठीक है, कैन असेस ओनली बी असेस्ड बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ द ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो इसके मेंबर फंक्शन के थ्रू ये इनको आप असेस कर सकते हो। यानी कि अगर मैं किसी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है ना, प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख दूं तो उसके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पब्लिक माल होगा, जितना भी पब्लिक सामान हमने लिखा हुआ है, जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं, पब्लिक फंक्शन है, वो इस क्लास के प्राइवेट हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ये मेन मुद्दा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है जी, अगर मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक, ठीक है। तो यहां पे अगर नॉर्मल सिनेरियो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभी जो हमने कर रखा है, तो ये यहां पे पब्लिक है, पिछले केस में ये क्या थे, यहां के प्राइवेट थे, ठीक है, लेकिन अब ये पब्लिकली है तो यहां पे ये पब्लिकली है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इस इनको अगर आपको असेस करना है तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट के थ्रू असेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक मेथड है, मान के चलो यहाँ पे एक फैसिलिटेटर है, एरिया है, ठीक है, तो मैं इसको इनहेरिट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको इनहेरिट कर सकता हूँ। तो डी डॉट एरिया मैं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे पब्लिक बन चुके हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे पब्लिक बन चुके हैं, तो आई कैन प्रोसेस देम विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्राइवेटली असेस कर रहा हूं तो यहाँ पे एक एरिया मेथड है, तो ये एरिया मेथड यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे प्राइवेट बन गया, और प्राइवेट मेंबर को आप डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास असेस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, यू कैन नॉट असेस देम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेप्स हैं, तो आपको अपने माइंड में ये चीजें रखनी है, दो पॉइंट ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो तीसरा,
ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर मैं अभी जो बात कर रहा हूं पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस की, तो दोनों केसेस में याद रखनी है बात, दोनों केसेस में प्राइवेट मेंबर प्राइवेट ही रहेंगे, प्राइवेट मेंबर प्राइवेट ही रहेंगे, वो नहीं छेड़ेंगे, उसको नहीं आप छेड़ सकते। प्राइवेट का मतलब यही है कि मेरी पर्सनल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट यू आर नॉट सपोज टू प्रोसेस देम, आप इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, आपको अपने माइंड में ये फिट करने हैं इनहेरिटेंस के केस में, कि यहाँ पे अगर मैं पब्लिक लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं प्रोटेक्टेड लिख रहा हूं तो प्राइवेट लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि जितने भी इसके बेस क्लास के पब्लिक मेथड होंगे वो यहाँ पे प्राइवेटली इनहेरिटेंस होगी, सीधी सी बात है। अगर मैं पब्लिक लिख रहा हूं तो ये सारा का सारा पब्लिक माल बन गया इधर आके, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब तीसरी पॉइंट जो है, जो अपना तीसरा स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, ठीक है जी, प्रोटेक्टेड। कहता जब मैं यहां पे प्रोटेक्टेड लिख दूं, ठीक है, यहां पे मैं प्रोटेक्टेड लिख देता हूं, तो कहता व्हेन बेस क्लास इज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस विच सर्व एज ए लिमिटेड पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कहता है एक लिमिटेड पर्पज है, इसका मतलब क्या है, डिक्लेयर इन accessible by the member function within its class or any class immediately derived from it. It can also access the function outside the two classes. तो इसका जो मतलब है प्रोटेक्टेड का, कहता प्राइवेट तो नहीं होंगे लेकिन लिमिटेड पर्पज है। अब इसको अगर मैं समझूं तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, कहता ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरा भाई है, ये आगे उसका उसका फ्रेंड है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे इसको समझ लेते हैं। कहता जो मेरा सामान है, ठीक है, ये तो यूज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरी भी कोई भी मेरा गैजेट होगा तो ये यूज कर सकता है, लेकिन ये यूज नहीं कर सकता। अगर ये बाई चांस इसको आगे देने की कोशिश करेगा तो फिर वो एरर आ जाएगी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तू ले ले, जितने भी मेरे फंक्शन है, गैजेट्स हैं, जितने भी है तू ले ले, क्योंकि तू मुझे प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहा है। लेकिन अगर तू सोचे कि तू आगे भी भेज देगा तो वो फिर नहीं हो पाएगा, वो फिर नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं तुझे एरर दे दूंगा। अगर ये पब्लिकली इनहेरिट होता, तो अगर ये पब्लिकली इनहेरिट होता तो फिर अगर मैं पब्लिकली इस क्लास को इनहेरिट करता तो जो भी मेरे पास था वो ये क्लास भी इनहेरिट कर सकती थी, ठीक है, उसको भी मिल जाता बाय डिफॉल्ट, कहता थी तू भी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि पब्लिक का मतलब ये है कि एनीवन कैन यूज, ठीक है ना, एनीवन कैन यूज। पब्लिक का मतलब ये है कि एनीवन कैन यूज। प्राइवेट का मतलब क्या है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पब्लिक का मतलब कि एनीवन कैन यूज। प्रोटेक्टेड जो है वो लिमिटेड पर्पस के लिए है, ठीक है, वो लिमिटेड पर्पस के लिए है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे चल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, एक बार आप गूगल भी करना इसके लिए। आई हाईली रिकमेंड यू टू काइंडली डू द गूगल फॉर द सेम, क्योंकि गूगल करोगे तो थोड़ा दिमाग से पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। आप बाला गुरु स्वामी को यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें एक एंड में उन्होंने एक चार्ट भी बना रखा है, ठीक है। तो आप उस डायग्राम को देख लेना एक बार, तो आपको चीजें आराम से देखोगे तो ये चीज समझ आ जाएगी, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको मैंने नट शेल में बता दिया कि ये उसका मेन ये है कि मेन पर्पज क्या है, इनका मेन पर्पज ये है कि आपको क्लासेस को कंट्रोल करना है, ठीक है, क्लासेस को कंट्रोल करना है। आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसको इनहेरिट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि उसको हर कोई यूज करे तो आप हर बंदा यूज कर सकता है, ठीक है। आप चाहते हो कि उसको सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज हो तो आप लिमिटेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वो चॉइस इज अगेन योर, ठीक है। आप पब्लिक यूज कर सकते हो, आप प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो, आप प्राइवेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम सी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहता है ये आपकी बेस क्लास है, ठीक है, ये आपकी बेस क्लास है प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद मैं उसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद उसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरी ड्राइव्ड क्लास है, ये मेरी बेस है, ये मेरी ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, पब्लिक डेरिवेशन, ठीक है। ये मेरी प्राइवेट डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये मेरी प्रोटेक्टेड डेरिवेशन है। यानी कि मैं ये मेरी बेस क्लास के अंदर ये तीन तरह के मेथड पढ़े हैं, ठीक है, ये तीन तरह के मेथड है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सबसे पहले मैंने उसको पब्लिकली इनहेरिट किया, ठीक है। जब मैं उसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूं तो कहता जो उसके प्राइवेट मेंबर है दैट इज नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं होंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो ये इनहेरिटेड नहीं होंगे। तो जो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर है
ठीक है, जब मैं पब्लिकली बना रहा हूं, जो उसके प्रोटेक्टेड मेंबर है वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, लेकिन जो उसके पब्लिक है, ठीक है ना, जो उसके पब्लिक है वो भी पब्लिक रहेंगे। तो बेस क्लास में तो एज इट इज चल जाएगा, ठीक है, एज इट इज चल जाएगा। उसके पब्लिक मेंबर मेरे पास एज ए पब्लिक होके आगे, उसके प्रोटेक्टेड मेंबर मेरे पास एज ए प्रोटेक्टेड होके आगे, उसके प्राइवेट मेंबर वो तो मैं कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में, वो उसके प्राइवेट है, उसको मैं आगे छेड़ ही नहीं सकता। अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं तो क्या है, ये तो नहीं होंगे जी, प्राइवेट तो नहीं होंगे, ठीक है, प्राइवेट तो नहीं होंगे, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ, Azure का क्लाउड कंप्यूटिंग। हेलो, हेलो, ओके, सो ठीक है जी। तो अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं तो ऑब्वियस है, तो कहता है प्राइवेट तो बेस क्लास के प्राइवेट को तो आप छेड़ नहीं सकते, लेकिन जो प्रोटेक्टेड है वो भी प्राइवेट हो जाएंगे, जो पब्लिक है वो भी प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है, जब मैं प्राइवेट कर रहा हूं, ऑब्वियस है, जब मैं प्राइवेट कर रहा हूं तो सारा कुछ एज ए प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा हूं। उसके प्राइवेट मेंबर तो किसी हाल में आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि जो बेस क्लास के अंदर प्राइवेट है वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है भैया, वो नहीं आप ले सकते। हाँ, लेकिन जो मेरे प्रोटेक्टेड है और जो मेरे पब्लिक है, अगर तू यहाँ पे पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है तो वो बन जाएंगे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, पब्लिक पब्लिक। लेकिन अगर तू यहाँ पे प्राइवेट लिख रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब तू प्राइवेट लिख रहा है तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा प्राइवेटली इनहेरिट हो जाएगा। जो मेरा प्रोटेक्टेड है वो तेरा प्राइवेट बन जाएगा, जो मेरा पब्लिक है वो भी तेरा प्राइवेट बन जाएगा, ठीक है जी, वो भी तू आगे शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर तो मैं प्रोटेक्टेडली कर रहा हूं तो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो तो कभी इनहेरिट नहीं होंगे, वो तो क्लियर ही हो गया ना। तो उसके बाद जो मेरा प्रोटेक्टेड है वो तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, जो मेरा पब्लिक है वो भी मेरा क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड बन जाएगा, ठीक है, वो भी मेरा प्रोटेक्टेड बन जाएगा। हाँ जी राहुल बोलिए, हाँ जी, हाँ जी बोलो। अच्छा जी, देखो अब माइक्रोसॉफ्ट के तो काफी कोर्सेज हैं, अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ हाँ, अज्यूर होता है, अज्यूर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करना रहता है जी, आपको Azure प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, 12 महीने के लिए फ्री रहता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया कट लेते हैं वो लोग ना, सिर्फ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, वो भी आपको वापस हो जाता है। तो आप उसको 12 महीने तक तो कुछ सर्विसेज हैं जो फ्री हैं, लेकिन 1 महीने तक उनकी सारी सर्विसेज फ्री रहती हैं, तो 1 महीने के अंदर हम पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। उसमें अंदर सारा का सारा A to Z, जैसे आप कैसे क्लाउड को बनाते हो, ठीक है जी, इंस्टेंसेस कैसे बनाते हो, ठीक है, आगे VPN कैसे क्रिएट करते हो, ये सारा मतलब बेसिक फंडामेंटल सारे A to Z इन डिटेल रहेंगे। फिर उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे मूव कर सकते हो डेटा इंजीनियरिंग के लिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, या मशीन लर्निंग के लिए, वो फिर आपकी चॉइस है। हाँ, इसके बाद चॉइस है, लेकिन ये फंडामेंटल कोर्स है, अगर आपको ये पता लग गया तो ये लगा के चलो कि आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो सर्विसेज है 2500 प्लस सर्विसेज है। अब आप हर सर्विस में तो एक्सपर्ट हो नहीं ना सकते, आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी डेटा इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप उस सर्विसेज को यूज करके आगे बढ़ सकते हो, अगर आपकी मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है तो आप उन सर्विसेज को आगे यूज करके बढ़ सकते हो। हाँ हाँ, ये सारा कंप्यूटर का है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो आजकल वैसे ही बड़ी चल रही है, क्योंकि इसकी एग्जाम होता है ना। अब दो चीजें हैं, अब आप मेरे से कोर्स करने के बाद एक माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम रहता है, और उसके जो चार्जेस हैं वो उसके एग्जाम के चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 4200 रुपीज है विद GST। वो आपको माइक्रोसॉफ्ट को ही देने हैं, ठीक है, फिर वो आपको टाइम दे देते हैं, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, अगर तो आप वो एग्जाम क्लियर कर दोगे तो आपके सामने AZ900 नाम की एक सर्टिफिकेशन आ जाती है, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड आप देखना जितनी भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा रहता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको प्लस एडवांटेज है आपके लिए, आपको इंटरव्यू में ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं एज कंपैरेटिवली नॉर्मल वन, क्योंकि आपने ऑथेंटिसिटी कर दी ना कि आप यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, तो ये है।
देखो इंडिया में तो इन चीजों को लोग मानते नहीं है, लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं, अगर मैं कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो वो लोग अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो ये लगा के चलो कि आप 60% इन हो गए कंपनी के अंदर, और 40% आपकी इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड रखता है, क्योंकि नॉलेज तो जरूरी है ही है ना। खाली सर्टिफिकेशन भी कुछ नहीं कर पाता जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। हाँ, वो फिर आगे आप देखो आपको आगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको मशीन लर्निंग में बढ़ना है, डेटा इंजीनियरिंग में बढ़ना है, क्योंकि फिर आगे और सर्टिफिकेशन है। जैसे मैंने AZ900 दिया था इनका, ठीक है, अब उसके बाद मैंने बुक कर रखा है DP200, वो डेटा इंजीनियरिंग का है, तो उसकी जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 5200 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। ठीक है, वो मैंने बुक तो लास्ट मंथ किया था, लेकिन मैं कोरोना हो गया था, फिर मैंने वो रीशेड्यूल कर लिया था उसको ना। हाँ, तो अभी मेरा नवंबर में एग्जामिनेशन, वो आपकी चॉइस है कि आपको करना कहाँ पे है, क्या मतलब किस डायरेक्शन में आगे जाना है, वो अब आपकी रिक्वायरमेंट है बेसिक। हाँ, ये भी ऐसे ही है, सेम ही है, अमेजोन का भी सेम है, लेकिन उसका जो एग्जाम की फीस है अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज है, आई सपोज। हाँ, देखो अब दोनों ही अच्छी है, अज्यूरे अच्छा है और अमेजोन भी अच्छा है। अमेजोन थोड़ा सा ये है कि पुराना है, पुराना इन द सेंस कि अगर लगा के चलो कि अमेजोन कंपनी में 50% है तो अज्यूरे कंपनी में 42% है। लेकिन आने वाले दिनों में ये है कि अज्यूर थोड़ा सा अमेजोन को ओवरटेक कर देगा, क्योंकि अज्यूरे का ये है कि ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में इनका जो ग्राफ है, गूगल को इन्होंने कम्पीट कर दिया, गूगल तो बहुत पीछे है, गूगल का भी आता है सर्टिफिकेशन GCP। हाँ, वो बहुत पीछे है, तो पहले वो 2 नंबर पे थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से अज्यूर ने अच्छा काम किया और वो नंबर 2 पे है, और आने वाले दिनों में नंबर 1 पे हो जाएगा अज्यूर। यूएस में दोनों ही चलते हैं, अमेजोन भी चलता है, अज्यूर भी चलता है, तो ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल से 50-50 है दोनों यूएसए में। देखो मैं तो जो मैं करवाता हूँ वो मैं अज्यूर में करवाता हूँ, क्योंकि मैंने अमेजोन की सर्टिफिकेशन नहीं की है, क्योंकि वो कॉस्टली है थोड़ी सी, बच्चा भी अफोर्ड नहीं कर पाता नॉर्मल। हाँ, वो 18,000 की है ना, वो सर्टिफिकेशन फीस ही 18,000 रुपये जो आपको अमेजोन। नहीं नहीं नहीं, एक वन टाइम चार्जेस है आपको, एक टाइम, 1 मिनट होल्ड करना, जरा 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना मैं। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है ना, आप लोगों की फिर वो क्लास है, तो आज के लिए आई सपोज इतना ही बहुत है, तो एक बार इसको प्लीज गूगल जरूर करना, क्योंकि मैं आप ये पॉइंट्स जो है मैंने आपको एलाबोरेट कर दिए हैं कि पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से आप क्या कर सकते हो और आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन आई हाईली रिकमेंड यू कि आप प्लीज एक बार गूगल जरूर करना, और बाला गुरु स्वामी की बुक तो आई सपोज सबके पास होगी, तो उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि ये कुछ बारीकियां हैं, आपको एक बार पढ़ के इसको माइंड में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया इन डेप्थ कि इसमें डिफरेंस क्या है और आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन लेटर ऑन वी विल सी द प्रैक्टिकल फॉर द सेम, बट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपको बस इसको याद रखना है अपने माइंड में, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मैं प्रोटेक्टेड करूं या प्राइवेट करूं, तो आप ये मत कहना कि सर ये क्या है। ठीक है, एटलीस्ट यू मस्ट हैव नॉलेज, और इसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने माइंड में सेट करना ही पड़ेगा, चाहे इसको याद कर लो, चाहे इसको क्रैम कर लो, चाहे इसको समझ लो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी की बदौलत आगे हम इनहेरिटेंस में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हमें बताता है कि भैया अगर प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट हूँ, दैट आई एम नॉट सपोज टू यूज बाय एनीवन एल्स। ठीक है जी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों की आई सपोज वो प्री प्लेसमेंट टॉक भी है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री प्लेसमेंट टॉक। तो अच्छे से उसको सुनना और अच्छे से उसको समझना, एंड प्रोबेबली आपका प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो प्लेसमेंट में पूछी जाती हैं। जिन बंदों ने तो प्लेसमेंट ड्राइव्स अटेंड की होंगी, उन्होंने देखा होगा कि यही क्वेश्चन है प्लेसमेंट में आपसे पूछे गए हैं जो मैंने आपको कवर किए हैं। ठीक है, तो बेसिक यही रहता है कि आप फ्रेशर लेवल पे हो तो यही क्वेश्चनिंग आएगी। अब क्लासेस के अंदर आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आप बेसिक क्वेश्चन और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया था, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल कर पाओ। तो मैं आपको फिर एक बार रिकमेंड करता हूं कि आप लोग एक बार जो भी हम वीडियो ये कर रहे हैं इसको प्लीज एक बार सुन लो, ध्यान से सुन लो। ठीक है, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, आज आज सारी की सारी मैंने डाउनलोडेड कर ली हैं, तो प्रोबेबली आपको ये सब अवेलेबल हो जाएंगी। जिनके पिछले लेक्चर स्किप हुए हैं एक बार सुन लो, आपको काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पढ़ने से नहीं समझ आती, ठीक है, गूगल करने से नहीं समझ आती, वो सुनने से और लाइव इंटरेक्शन से ही समझ आती है। ठीक है, तो ठीक है जी, आपका टाइम हो गया।
सो थैंक यू फॉर लिसन मी पेशेंसली. अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. ओके, सो थैंक यू. प्लीज इसको एक बार देख लेना, कल हम इसका फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे सारा. ठीक है जी. ओके, थैंक यू वेरी मच.